विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं उनको। और मैं इस वीडियो में जो आपको समझा रहा हूं बस उतना ही समझ ले, ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूंगा और ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन रीडिंग हाउ इन दीज हाउ इज, यहाँ पे इन नहीं आएगा, हाउ इज दीज बी रिमूव्ड, ये कैसे जो है हटाया जा सकता है, कम किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। तो सबसे पहली चीज देखो, व्हाट आर डिफिकल्टी इन रीडिंग, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बनता ही बनता है। तो जो डिफिकल्टीज हैं मैंने यहाँ पॉइंट वाइज लिखा है, इसको आपको डिस्क्राइब करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि ये पूरा कंप्लीट आंसर है। तो जो डिफिकल्टीज हैं उनके पॉइंट मैंने दिए हैं यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक। इसमें से कम आपको 6 से 7 पॉइंट याद रहने चाहिए, तो पूरे मार्क्स मिल जाएंगे फुल मार्क्स के लिए, अगर केवल इतना पूछता है व्हाट आर डिफिकल्टीज इन रीडिंग। लेकिन अगर दूसरा इसी में अगर साथ साथ पूछ लेता है हाउ इज दीज रिमूव्ड, या सीधा सीधा बोल सके हाउ डिफिकल्टीज इन रीडिंग कैन बी रिमूव्ड, ऐसे भी पूछता है क्वेश्चन। ध्यान रखना, जो चीज़ समझा रहा हूँ उसको समझो, मैं आपको पूरा डिस्क्राइब करके बताने वाला यहाँ पे जैसे कि मैं इसको रीडिंग करूँ उसका कोई फायदा नहीं है। मैं जो चीज़ आपको समझा रहा हूँ उसको समझ लीजिए। तो अगर आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा पूछता है डिफिकल्टीज क्या है, तो आपको ये 9 पॉइंट है, इनमें से कोई भी 7-8 पॉइंट आपको लिख देने हैं, 6-7 पॉइंट कम से कम, 5 पॉइंट से ज़्यादा लिखने हैं हमेशा मैक्सिमम। उसके अलावा अगर ये सीधा सीधा पूछता है कि व्हाट आर डिफिकल्टीज और हाउ दैट कैन बी रिमूव्ड, तो ये पूरा आंसर लिखना है। लेकिन सिंपल कभी कभी पूछता है व्हाट आर डिफिकल्टीज इन रीडिंग, ठीक है, तो डिफिकल्टीज यहाँ पे सीधा आ जाएगा, डिफिकल्टीज इन रीडिंग हाउ कैन बी रिमूव्ड, डिफिकल्टीज इन रीडिंग हाउ कैन बी रिमूव्ड, तो ये नीचे वाला जो है हाउ टू रिमूव डिफिकल्टीज, ये छोटा सा पैराग्राफ जो आपको लिख देना है। इस पैराग्राफ को बहुत आसानी से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, बहुत ईजी लैंग्वेज लिखा गया है। दूसरी बात जो है, आपको जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं इनके बीच में से क्वेश्चंस उठाए जाएंगे। तो जब क्वेश्चंस आप रीड करोगे तो कोई इंपॉर्टेंट चीज आएगी, जैसे मैं बताऊंगा बीच में, तो उसको आप पढ़ लेना। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। राइट द एडवांटेज ऑफ लाइब्रेरी मेथड, लाइब्रेरी मेथड का क्या एडवांटेज है, क्या लाभ है, ये पूछा जा सकता है। तो सीधा सीधे इसमें केवल आपको यही लिखने हैं, इसमें डिस्क्राइब नहीं करना है, मतलब एडवांटेजेस ही पूछा है, मतलब क्या लाभ है। लाभ तो ये 5 लाभ है, तो ये पांचों लाभ आपको लिख देने हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें डिस्क्राइब कुछ नहीं करना है, चाहे ये 2 नंबर का है, 5 नंबर का है, 5 नहीं 4 नंबर का है, तो आपको जो है केवल इसके नाम लिख देने हैं। राइट द लिमिटेशन ऑफ लाइब्रेरी मेथड, अब देखो यहाँ पे क्या पूछा है, लाइब्रेरी मेथड के एडवांटेज, और यहाँ पे दूसरे में क्या पूछा गया है, लाइब्रेरी मेथड के लिमिटेशन, यानी कि सीमाएं क्या हैं। तो सीमाएं जो है 4 हैं, तो ये 4 सीमाएं आपको याद रहनी चाहिए। 4 नंबर का क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, वैसे तो जनरली इतना छोटे से केवल पॉइंट वाले नहीं पूछते हैं, लेकिन पूछते हैं तो 2 नंबर में पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखना है 2 नंबर में आपको कम से कम ये 3-4 पॉइंट लिखने हैं। इसके बाद आते हैं व्हाट इज स्कीमिंग, कभी कभी आता है स्कीमिंग और स्कैनिंग, तो दोनों चीजों को आपको ढंग से समझ लेना है। स्कीमिंग इज द रीडिंग एट वंस फास्टेड स्पीड, स्कीमिंग मतलब नजर दौड़ाते हुए पढ़ना, ठीक है। इट इज अ रीडिंग स्किल फॉर ऑब्टेनिंग द मोर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन ए सेलेक्शन टू गेट ए फेयरली कंप्लीट एंड डिटेल्ड ओवरव्यू ऑफ इट, ठीक है। तो ये सीधा सा अब जो है इंफॉर्मेशन प्राप्त करने का एक सिस्टम है। इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है व्हाट आर क्वालिटीज ऑफ गुड हैंड राइटिंग, जो गुड हैंड राइटिंग है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो ये बहुत सारी विशेषताएं मैंने यहाँ पे बताई है, इसमें से कोई भी आप 6-7 विशेषताएं जो है लिख देंगे पॉइंट वाइज, बस इसमें डिस्क्राइब भी नहीं करना है। जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ उसमें कुछ भी डिटेल आपको नहीं देनी है, जो आंसर लिखे गए हैं वो आंसर कंप्लीट हैं, इस वीडियो के माध्यम से जो बन रहे हैं ना, ये सारे के सारे कंप्लीट आंसर्स हैं आपके लिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है आपका इंपॉर्टेंट में, व्हाट आर द कॉज ऑफ बैड हैंड राइटिंग। अब देखो यहाँ पे हैंड राइटिंग के ऊपर जो क्वेश्चन आया था, यहाँ देखा गुड हैंड राइटिंग जो है उसकी क्वालिटी क्या है, और बैड हैंड राइटिंग होती है यानी खराब हैंड राइटिंग है, उसके कारण क्या है, कॉज क्या है, तो कारण पूछ लेता है, कभी कभी कारण पूछ लेता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है क्या है, क्वालिटी मतलब विशेषता पूछ लेता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, विशेषता, ठीक है, तो विशेषता पूछ लेता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो बनता है व्हाट राइट द मेजर्स टू इम्प्रूव हेड राइटिंग, अगर आपको अपना हेड राइटिंग को इम्प्रूव करना है तो क्या मेजर्स आप उठाएंगे, तो ये भी पॉइंट वाइज लिख देंगे। पॉइंट वाइज लिखने में ना क्या होता है कि एक तो याद रह जाता है आसानी से, और दूसरी बात बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं लिखना होता है, तो पॉइंट वाइज जो जितने सॉल्यूशंस मैं दे रहा हूं उनको थोड़ा सा समझ लेना। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें पूछा व्हाट इज ए गुड पैराग्राफ, पैराग्राफ के बारे में क्वेश्चन आएगा कि
पैराग्राफ, एक अच्छा पैराग्राफ क्या होता है, तो इसमें जो है की सेंटेंसेस हम यूज करते हैं और यूनिटी की सेंटेंसेस भी यूज करते हैं, कोहेरेंस होता है और साथ साथ में लेंथ ऑफ द पैराग्राफ। ये 4 पॉइंट जो हैं इनको डिस्कस करना होगा इसमें। ठीक है, तो कंप्लीट आंसर है ये लिखा हुआ जो पूरा, तो इसको आप पूरा कंप्लीट आंसर देखेंगे। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ स्टडी ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। इंडिया में जो इंग्लिश की स्टडी है उसके क्या मतलब एडवांटेज, लाभ है, तो लाभ पूछा गया है यहाँ पे। तो लाभ जो आपको बताने हैं, तो लाभ देखो, एक तो ये इंग्लिश एज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज स्वीकार किया जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा। कोई भी 3 से 4 पॉइंट जरूर लिखें, हमेशा 3 से 4 पॉइंट जरूर लिखें जब 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। और एज ए लिंक लैंग्वेज, लिंक भी करता है आप एक दूसरे को। एज ए लाइब्रेरी लैंग्वेज, जानते ही हो आप इंग्लिश जो है ये की स्टोर है, ठीक है ना, नॉलेज का, तो इसको हम लाइब्रेरी लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं। एज ए विंडो, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये एक एक्सप्रेशन दिया था, इंग्लिश इज ए विंडो, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है आपका एज ए विंडो, इसका एमसीक्यू भी बनता है। और लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, कोर्ट का भी ये लैंग्वेज है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हो ये सारे पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स को आपको थोड़ा सा समझ लेना है, बाकी कुछ भी इसमें ज़्यादा इशू नहीं है, ठीक है। इसके और भी पॉइंट्स हैं, आपको जो इजी पॉइंट लगता है ना, कम से कम 4 से 5 पॉइंट आपको याद रखने हैं, 4 से 5 पॉइंट जो इजी लगते हैं। मैंने सारे इसलिए लिखे हैं कि जो बच्चे को इजी लगता है वही याद करे ना, ये सिंपलेस्ट तरीका होता है पढ़ने का। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर मेन डिफिकल्टीज इन टीचिंग एंड लर्निंग इंग्लिश। सबसे बड़ी मतलब जो समस्याएं हैं, मुख्य समस्याएं हैं, वो टीचिंग और लर्निंग में इंग्लिश के क्या क्या आती हैं। तो ये क्वेश्चन अलग अलग पूछेगा, देखो, या तो एक साथ पूछ ले टीचिंग और लर्निंग में क्या प्रॉब्लम आती है, डिफिकल्टीज आती हैं, या फिर आपसे पूछे कि व्हाट आर द मेन डिफिकल्टीज इन टीचिंग, तो टीचिंग के लिए पूछता है तो भी आपको यही लिखना है, लर्निंग के लिए पूछे तो भी आपको यही लिखना है। तो टीचिंग एंड लर्निंग इन इंग्लिश जो है अगर पूछता है तो आपको दोनों क्वेश्चन एक ही में मिले गए और इनमें से यही आंसर बनेगा। अगर टीचिंग की डिफिकल्टी पूछता है इंग्लिश की, व्हाट आर डिफिकल्टीज इन टीचिंग इंग्लिश, व्हाट आर डिफिकल्टी लर्निंग इंग्लिश, तो यहाँ पर दोनों में ही यही आंसर बनेगा। तो लैक ऑफ प्रॉपर एम, मतलब हमारे जो है मुख्य लक्ष्य का क्या एम है वो हमें पता नहीं है। नो एग्रीड पॉलिसी, सभी का जो है एग्रीड पॉलिसी नहीं है। शॉर्टेज ऑफ गुड टीचर, जो अच्छे टीचर हैं उनकी उपलब्धता कम है। लैक ऑफ मेथड, जो मेथड जो है हम जो पढ़ाते हैं उसमें कमी है। लैक ऑफ गुड टेक्स्ट बुक, यानी कि जो बुक हैं वो उसमें भी कुछ कमियां हैं। डिफेक्टिव एग्जामिनेशन सिस्टम, जो है एग्ज़ाम जो लेते हैं उसका भी डिफेक्टिव सिस्टम है, जो आपका पेपर बनता है वो भी एक सिस्टमेटिक पैटर्न से, सिस्टमेटिक ढंग से नहीं बनता है। इसमें बहुत बड़ी ये पॉइंट जो 6 नंबर है ना, ये दिल को छू जाने वाली बात है। जो आपके एग्ज़ाम पेपर बनते हैं जो बुक से हट के बनाने की कोशिश किया जाता है वो बहुत गलत है। हमेशा जो है अपने आप को टीचर ज़्यादा एक्सपर्ट समझता है लेकिन वो बच्चों की भावनाओं को नहीं समझता, ये सबसे बड़ी गलती करता है टीचर। टीचर को वही देखना चाहिए जो सिलेबस में आपके बनते हैं, हर चीज़ उसी को पूछना चाहिए। लेकिन वो क्या पूछता है, अपने हिसाब से एग्जामिनेशन में दे दो यार, कहीं से घुमा फिरा के दे दो। कहीं से क्या मतलब, सिलेबस में से देगा लेकिन घुमा फिरा के देगा। घुमा फिरा के क्या पूछना है भैया, कौन सा मतलब तुम यहाँ पे करोड़पति कंपटीशन जितवाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है ना। तो करोड़पति तो खेल नहीं रहे हैं, हम एग्जाम दे रहे हैं, तो एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चंस पूछो। एग्जामिनेशंस जो होते हैं वो बच्चे के फ्यूचर डिपेंड करते हैं ना। नेक्स्ट जो है डिफेक्टिव एवोल्यूशन प्रोसेस। डिफेक्टिव एवोल्यूशन मतलब मूल्यांकन अगर आपका खराब है तो भी प्रॉब्लम होती है। लैक ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, जो भी ऑडियो वीडियो संसाधन हैं उसका अगर कमी है तो भी ये प्रॉब्लम होगी। क्राउडेड क्लासेस, भीड़ वाली क्लास में भी दिक्कत होती है। अनप्रोडक्टिव सुपरविजन, तो अनप्रोडक्टिव सुपरविजन भी एक रीज़न है। तो इसमें से कोई भी 5 रीज़न जो है आप लिख देंगे इसमें डिफिकल्टीज ऑफ टीचिंग और लर्निंग में। तो डिफिकल्टीज पूछे तो भी आप लिख सकते हैं, टीचिंग पूछे तो भी आप लर्निंग में, इनमें से कोई भी 5 पॉइंट जो आपको आसानी से याद होता है वो लिख देना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ ए लैंग्वेज। लैंग्वेज के मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, तो 5 कंपोनेंट्स जो हैं आपको ध्यान रखने हैं। एक तो होता है डिक्शनरी, दूसरा होता है साउंड सिस्टम, तीसरा होता है स्पेलिंग एंड अल्फ़ाबेट्स, चौथा होता है फॉर्म्स और पांचवा होता है सिंटेक्स, ठीक है। तो ये 5 जो है कंपोनेंट्स है, एमसीक्यू बनता है, कभी बड़े क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है। इंग्लिश इज आवर मेजर विंडो, अभी मैंने बताया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, तो यहाँ पे सीधे सीधे पीटी नेहरू। इसके बाद है हु सेज इफ ए स्पीकर टेल्स फ्रीली एंड फ्लुएंटली इन हिज ऑन लैंग्वेज, अगर एक वक्ता जो है अपने भाषा में जो है फ्री, एकदम फ्री होकर के और बिल्कुल निष्पष्ट होकर के जो है बात करता है हिज ऑन लैंग्वेज, अपनी भाषा में, तो ही कैन सून लर्न द स्पीक वेल एंड ईजिली
इन अनदर लैंग्वेज, ये किसकी डेफिनेशन है? हु सेज, तो इसको कहा था पी गुरी ने, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा पी गुरी। हु सेज मदर टंग इज बेसिस ऑफ ऑल वर्ड, तो ये किसने कहा था मदर टंग जो है बेसिस है ऑल वर्ड का? तो ये रायबरम ने कहा था, रायबरन ने जो कहा था। उसके बाद में आपका नेक्स्ट है हु प्रोपेगेटेड डिंग 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 डोंग थ्योरी। डिंग डोंग थ्योरी जानते हो, डिंग डोंग बोले, ऐसा गाना भी है, लेकिन डिंग डोंग थ्योरी भी आपको पता होना चाहिए अगर आप पढ़ते हैं बुक को तो ढंग से, आपके सिलेबस में है। तो इसको मैक्स मूलर ने बोला था, ठीक है। थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन। आते हैं, व्हाट आर द रेमेडियल मेजर्स मे बी एडॉप्टेड फॉर वीकनेस ऑफ लिसनिंग एबिलिटी। अब देखिए, जो लिसनिंग एबिलिटी है ना, अगर उसमें कमी है, उसमें मतलब कोई दिक्कत है, तो उसको सही करने के लिए रिमेडियल मेजर्स क्या क्या लेंगे? तो ये 5 से 6 मेजर्स जो हमें याद होने चाहिए। ये रिमेडियल मेजर्स हम लेते हैं तो हमारा जो लिसनिंग एबिलिटी में वीकनेस है वो कम किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कम करने के लिए ध्यान रखना लिसनिंग एबिलिटी। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन, विच इंग्लिश इज यूज्ड इन यूएसए। तो यूएसए जो है स्टेट, इसका ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इसने अपना लिया ही नहीं है। द मोस्ट कॉमनली जो लैंग्वेज यूज होता है वो इंग्लिश हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम अमेरिकन इंग्लिश भी बोलते हैं। एनी अदर लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन यूनाइटेड, स्पेशली स्पेनिश। तो यहाँ पे दो तरह की, एक अमेरिकन इंग्लिश और एक स्पेनिश। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंग्लिश अराउंड अस। हमारे चारों तरफ इंग्लिश है, इसका मतलब क्या समझते हैं? ये कभी कभी क्वेश्चन बनता है और पूछते भी है, तो ये आप यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट आर एडवांटेज ऑफ इंग्लिश, मतलब इंग्लिश के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, लाभ हैं, ये आप बता सकते हैं। तो आप आसानी से जो है शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें आप इतना लिख देंगे तो ये पूरा का पूरा जो है आपको सोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। व्हाट इज द यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अब एडवांटेज लाभ तो समझ में आया, लेकिन इसका यूज क्या है? तो यूज तो आप जानते हो, पूरा ये यूनिवर्सल लैंग्वेज है, ठीक है। आप ऊपर जो पढ़े हैं उनमें से भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आंसर लिखें, बट मैंने एक प्रॉपर आंसर दिया है, आप चाहें तो बना के भी लिख सकते हैं, ऊपर से भी लिखते हैं। ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको एक्सेप्ट किया जाता है। ऑल द साइंस प्रॉब्लम्स आर इलस्ट्रेटेड इन इंग्लिश, क्योंकि साइंस प्रॉब्लम सारे के सारे जो है इंग्लिश में बताए जाते हैं। और जो है साइंस इज द वर्ल्ड लैंग्वेज, ठीक है। साइंस क्या है? वर्ल्ड लैंग्वेज है, बट इट इज एक्सेप्टेड इन इंग्लिश, ठीक है ना, लेकिन इसको इंग्लिश में स्वीकार किया जाता है। इसके बाद में है पांचवा क्वेश्चन, यहाँ पर जो है व्हाई इज इंग्लिश इंपॉर्टेंट नाउ डेज। अब आज के दिनों में जो है इंग्लिश क्यों इंपॉर्टेंट है यह बताना है। व्हाट इज नीड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन सोसाइटी, सोसाइटी यानी समाज में जो है इंग्लिश की क्या आवश्यकता है ये बताना है। उसके अलावा जो है वाई इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, हमारे जीवन में इंग्लिश की क्या महत्वपूर्णता है वो बताना है। तो देखो समाज में अगर पूछता है ना, तो आप सीधे सीधे अपने लाइफ में भी इसको इंक्लूड, मतलब ये आंसर दोनों इंटरकनेक्टेड है। आप चाहें तो यहाँ से इसको लिख दो, यहाँ से उसको लिख दो, ठीक है। जो अगला पार्ट बनता है इसमें है व्हाट इज द एम ऑफ इंग्लिश टीचिंग, मतलब एम क्या है इसका भाई, लक्ष्य क्या है। तो लक्ष्य पूछे तो आपको छोटा सा लिख देना है लक्ष्य, बहुत छोटे छोटे आंसर्स दिए हैं भाई, ठीक है। ध्यान रखना है, ये आंसर्स आपको जल्दी से मिलेंगे नहीं, आपकी बुक से भी ढूंढोगे तो। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें है व्हाट कंट्रोल्स द क्वालिटी ऑफ टीचिंग एजुकेशन इन इंडिया। भारत में जो शैक्षिक क्वालिटी है उसको कौन कंट्रोल करता है? व्हाट कंट्रोल, तो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन और एनसीटीई जो है कंट्रोल करता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को, ध्यान रख रहा। और जो है इसको सेटअप किया गया था 1993 में। यही चीज़ मैं बता रहा था बीच बीच में, क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट चीज़ें है ना वही चीज़ हमें नोट करनी है, एनसीटीई, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म याद रखना, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। यही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है जो आप पढ़ते नहीं हो, ध्यान देते नहीं हो, बस रटने में लगे रहते हो, बीच बीच में से क्वेश्चन के वहीं से पूछे जाते हैं। व्हाट इज़ द नीड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन आवर सोसाइटी, ये क्वेश्चन मैं अभी अभी आपको बता चुका हूँ, उसी को सेम लिख देना। उसके बाद में है राइट फीचर, अगर आपसे फीचर पूछता है कैरेक्टरिस्टिक पूछता है, दोनों में ही आंसर सेम आएगा। कर्सिव राइटिंग की, कर्सिव राइटिंग की, अगर हैंड राइटिंग की कोई भी फीचर पूछे तो ये आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, चार फीचर या चार विशेषताएं जो है आपको बता देनी है। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ आर्गूमेंट, तो आर्गूमेंट के जो है मेनली जो है यहाँ पे कौन से पार्ट्स होते हैं? क्लेम्स होता है, ठीक है। उसके अलावा जो है आपका काउंटर क्लेम्स होता है, रीजंस होता है, एविडेंस होता है, ये सारे होते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेम द 3 पार्ट्स ऑफ द राइटिंग प्रोसेस। अब हम छोटे क्वेश्चंस भी देखेंगे, बीच में बड़े क्वेश्चंस भी देखेंगे, चिंता मत करिए, मैं पूरा का पूरा आपको कंप्लीट करा के मानूंगा।
तो यहाँ पे पार्ट ऑफ राइटिंग प्रोसेस जो है वो प्री राइटिंग है और रिवाइजिंग है, ध्यान रखना। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट वन नेसेसिटी ऑफ इफेक्टिव राइटिंग। इफेक्टिव राइटिंग की आवश्यकता क्या है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता क्या है? तो डूइंग रिसर्च एंड कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर सीधा सीधा दो ही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मेंशन वन पॉइंट दैट शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल राइटिंग। लिखते समय कौन सी चीज़ को ध्यान रखना है? तो हमारे को यहाँ पे इसका आंसर बहुत सिंपली दे दिया है। इसके बाद में व्हाट इज जारगोन, तो जारगोन क्या होता है ये पूछता है। उसके बाद में व्हाट आर रेड्यूडेनिस इन ए सेंटेंस। रेड्यूडेनिस क्या होते हैं? तो रेड्यूडेनिस आर टू और मोर वर्ड्स दैट से सेम थिंग, यानी कि दोनों चीज जो है, दो वर्ड्स जो होंगे वो दोनों का मतलब सेम ही निकलेगा, ठीक है, चाहे आप उसको कैसे भी करो यूज, ठीक है। इसके बाद में है डिफाइन संट। देखो संट नहीं, शन, शन जो होता है TION, एजुकेशन शन बोलते हैं, ठीक है। और प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, एडमिशन बोलते हैं। तो इसमें किसी में टन आता है, किसी TION आता है, किसी में SION आता है। तो इसी को सन वर्ड्स बोलते हैं, ध्यान रखना। बस ये लिख दोगे कि TION एंड SION साउंड प्रोड्यूस बाई एन वर्ड इज नॉन एज सन, ठीक है, सन वर्ड। और इसके बाद में गिव वन एग्जांपल ऑफ एन एक्रोनाइम। एक्रोनाइम क्या होता है? एग्जांपल ऑफ एक्रोनाइम हु, ठीक है, क्या है? एक्रोनाइम हु। तो वर्ल्ड W मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो इसको बोलते हैं हम हु, यानी WHO, ठीक है। तो इसी के लिए हम इसको एक्रोनाइम बोलते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जैसे कि ये मतलब शॉर्ट नेम जो होते हैं ना, उसी को बोलते हैं एक्रोनाइम, ठीक है। तो जैसे आपका अभी अभी हमने देखा ऊपर एक मैंने छोटा सा आपको नाम बताया, अगर आप ध्यान रखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं रखते हैं तो फिर तो मैं क्या बोलूँ आपको, ठीक है। जैसे आप देखिए, सपोज करिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि NCTE क्या होता है, तो ये भी क्या है? एक्रोनाइम है। इसका फुल फॉर्म जो है आपको बता दिया मैंने। तो इस तरह से आपका एक्रोनाइम होते हैं, समझ में आ गया होगा आपको। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है सजेस्ट राइटिंग टिप्स टू इम्प्रूव राइटिंग स्टाइल। राइटिंग स्टाइल अगर आपको इंप्रूव करना है तो क्या राइटिंग टिप्स देंगे आप? तो यहाँ पर जो पॉइंट वाइज मैंने दे दिए हैं राइटिंग टिप्स, ठीक है। इनको आप याद कर लोगे आसानी से, पॉइंट वाइज दिए हैं, ज़्यादा टेंशन वाली बात है ही नहीं। इसमें एक और पॉइंट भी है। इसके बाद में राइट ए लेटर टू मैनेजर। अब यहाँ पे कोई लेटर आपसे, कभी कभी देखो एग्जामिनर का पैटर्न का कोई भरोसा नहीं, वो कभी पूछ सकता है, लेटर पूछ सकता है, एप्लीकेशन पूछ सकता है। तो मैंने एक लेटर लिया है इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस के बारे में एक लेटर पूछता है, प्लॉट 115 नेहरू प्लेस। जो आप एड्रेस लिख दोगे 115, और जो है एड्रेस हो जाएगा दिल्ली का, डेट हो जाएगा दिसंबर आपका 2021, जो भी आप डेट डालें। और इंश्योरेंस मैनेजर को आपको लिखना है, ठीक है। जो भी आपको देता है यहाँ पे स्टेट इंश्योरेंस कंपनी, तो आप उसको लिख देंगे स्टेट इंश्योरेंस कंपनी। कोई भी एड्रेस आप यूज़ कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि दिल्ली का यूज़ करें। इसके बाद में सब्जेक्ट जो है रिक्वेस्ट टू गेट एनुअल कार इंश्योरेंस, जो है सब्जेक्ट लिख देंगे। उसके बाद में आप सिंपल सा आपने जो गाड़ी खरीदी है वो बता देंगे कि मारुति 800 पेट्रोल वर्जन जो आपने खरीदा है, और उसका गाड़ी नंबर ये है, और उसको खरीदने के बाद में जो है खरीदा कौन सी डेट को था? 21 दिसंबर 2020 को। हैड गॉट इंश्योरेंस डन, इसको 2020 को जो है इसका इंश्योरेंस करा दिया था थ्रू योर कंपनी वाइड पॉलिसी नंबर। जो पॉलिसी नंबर आप कोई भी डाल सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप अपनी गाड़ी नंबर भी अपने घर का गाड़ी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, बाइक का नंबर डाल दो, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्सपायर हो रहा है ये कुछ दिनों बाद में, जैसे 21 दिसंबर को आपने करा था 2020 में, तो 21 दिसंबर को 2021 में ये एक्सपायर हो जाएगा, 1 साल बाद में। तो विश टू गेट जो है रिन्यू आप कराना चाहते हैं उसको कंपनी से अगेन, ठीक है। तो प्लीज़ लेट अस नो द डिटेल, तो उससे आप मांग रहे हैं डिटेल्स, टर्म्स एंड कंडीशन, प्रीमियम पॉलिसी की लाइबिलिटी क्या है, इंश्योरेंस कवर क्या है, अगर हम क्लेम नहीं करते हैं तो उस पर क्या बोनस है, और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर इंश्योरेंस क्या क्या सबमिट करना पड़ेगा। प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस फॉर एनी क्वेरी, लुकिंग फॉरवर्ड टू एन अर्ली रिस्पॉन्स, ठीक है। देखो जरूरी नहीं है कि लेटर आए, लेकिन लेटर के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसी तरह से आपसे नोटिस भी पूछा जा सकता है। तो नोटिस जो है एक पूछा जा रहा है कि कल्चरल सेक्रेटरी हैं आप, और आपको स्टूडेंट को जो है एक सेलेक्टिंग एक कॉलेज टीम के लिए जो है एक नोटिस जो है इंटर कॉलेज ड्रामा जो है आपको कंपटीशन करवाना है, तो उसके लिए एक नोटिस जो है आपको इंक्लूड करना है। तो नोटिस लिखना है, इंटर कॉलेज ड्रामा कंपटीशन लिख देना है, और उसके बाद में ये मैटर जो है लिख देना है, छोटा सा एक लाइन है, मैटर लिख देना है। उसमें डेट ऑफ ऑडिशन, आप ऑडिशन कब लेना चाहते हैं वो आप इसमें लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद में आपका जो है नेक्स्ट पार्ट क्या लिख देंगे इसमें,
टाइम लिख देंगे, वेन्यू कहाँ पे होने वाला है, एलिजिबिलिटी कौन सी है, और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन क्या है, ये सारी चीज़ें। और फिर आपको क्या बोला गया है कि आप जो है इसके क्या हैं, कल्चरल सेक्रेटरी हैं, तो कल्चरल सेक्रेटरी लिख देंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं दिया है तो आप अपना नाम केवल लिख देंगे रिगार्ड्स करके। तो इस तरह से ये आपका नोटिस भी होता है। डिफाइन एडवर्टाइजमेंट क्या होता है, उसके अलावा डिफाइन डिस्क्रिप्टिव राइटिंग क्या होती है, और नेम द ऑथर ऑफ द बुक है हार्ड टाइम्स। हार्ड टाइम्स के जो लेखक हैं वो चार्ल्स डिकेंस हैं, ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद जो है स्टेट वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नैरेटिव राइटिंग क्या होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक एक बतानी है, तो एक पूछ लेता है तो एक नंबर में आ जाता है। उसके बाद में व्हाट इज द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज मोड ऑफ राइटिंग, सबसे ज़्यादा राइटिंग का जो है मोस्ट कहाँ पे यूज़ किया जाता है। उसके अलावा है नेम द वेरियस टाइप ऑफ लेटर, कौन कौन से होते हैं, तो आपको जाता है फॉर्मल, सेमी फॉर्मल और इनफॉर्मल, तीन तरह के लेटर्स जो होते हैं। इसके बाद में व्हाट इज़ फर्स्ट स्टेप ऑफ राइटिंग एन ईमेल, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, ईमेल डिटरमाइन इट्स ऑब्जेक्टिव, मतलब जो है किस लिए वो ईमेल लिखा जा रहा है, वही जो है फर्स्ट स्टेप होता है। व्हाट इज़ ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉल्यूशन इज द फर्स्ट, ईमेल के जो ऊपर लिखा जाता है फर्स्ट लाइन वही जो है सर्व करता है सॉल्यूशन को, ठीक है ना, मोस्ट केसेस में, ठीक है। इंस्टेंस हेलो या मिस्टर मैडम मिसिस सर, मिसिस मैडम मिसेस मिस्टर सर, ऐसे करके लिखते हैं ना हम, वो सारे सॉल्यूशंस होते हैं। नेम टू टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, क्लॉजेस के नाम लिख देने हैं। व्हाट आर टू पार्ट्स दैट फॉर्म एन इंग्लिश सेंटेंस, तो टू पार्ट्स कौन से हैं जो इंग्लिश सेंटेंस को फॉर्म करते हैं, तो एक तो सब्जेक्ट है, दूसरा वर्ब है। डिफाइन ए क्लॉज, क्लॉज की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, वर्ब की डेफिनेशन आनी चाहिए। और नेम 6 प्राइमरी फॉर्म्स ऑफ वर्ब, तो यहाँ पर जो है आपका सबसे पहला जो बेसिक फॉर्म इन्फिनिटिव होता है, पास्ट होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है, पार्ट पार्टिसिपल एंड गिरंड होता है, ठीक है, जिरंड भी बोलते हैं, जिरंड साउंड, ठीक है। उसके बाद में है आपका मेंशन द 3 फॉर्म्स ऑफ बेसिक इंग्लिश वर्ब स्ट्रक्चर, तो मेंशन कौन से करने हैं आपको, 3 फॉर्म्स ऑफ बेसिक, तो 3 फॉर्म्स में पैसिव, नेगेटिव फॉर्म और क्वेश्चन फॉर्म, 3 तरह के फॉर्म होते हैं। टीचिंग एंड लर्निंग इज अ जर्नी ऑफ ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा, यहाँ पे जो एमसीक्यू दिए गए हैं इस पर सभी आंसर्स दिए गए हैं। मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश अडॉप्टेड इन एट ए प्रेजेंट करिकुलम इज, तो फंक्शनल कम्युनिकेटिव अप्रोच के साथ में इसको लिया गया है। FCA इज इन पोजिशन टू स्ट्रक्चरल अप्रोच है FCA। कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग रिप्लेस्ड, बेसिकली स्ट्रक्चरल टीचिंग है उसको रिप्लेस किया है इसने। इसके बाद में है डायरेक्ट मेथड इज ऑल्सो नोन एज नेचुरल मेथड भी बोला जाता है डायरेक्ट मेथड को। और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड स्ट्रेसेस ऑन जो है एक्यूरेसी, एक्यूरेसी पे ये ध्यान देता है। उसके बाद में है ग्रामर ट्रांसलेशन मीन्स बेसिकली यूज टू टीच, क्या क्लासिकल लैंग्वेज सिखाने के लिए ग्रामर ट्रांसलेशन यूज़ किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किस लिए यूज़ किया जाता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ डायरेक्ट मेथड इज टू डेवलप द कमांड ओवर द टारगेट लैंग्वेज, जो भी आप लैंग्वेज सीखना चाहते हैं उसका ऑब्जेक्टिव है डायरेक्ट मेथड, ठीक है। उसके बाद में है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड डज नॉट इनहेंस स्टूडेंट्स कम्युनिकेटिव स्किल, जो है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है इससे कम्युनिकेशन स्किल जो है इनहेंस होती है, ठीक है। इसके बाद में ट्रेडिशनल मेथड गोज अगेंस्ट द पेडियागोगिक प्रिंसिपल्स, और उसके बाद में है द इंसिडेंटल और को रिलेटिव मेथड इज नॉन एज, तो उसको बोलते हैं रेफरेंस मेथड। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरली फ्रॉम एग्जाम्पल टू जनरलाइजेशन इज, तो ये होता है इंडक्टिव एग्जाम्पल। इसके बाद में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ राइटिंग, तो फीचर ऑफ राइटिंग कौन सा नहीं है, तो उसको बोलते हैं रैंडमनेस, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है इसमें क्या पूछा गया आपसे, सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ इन ऐसे शुड भी क्या होने चाहिए, कनेक्टेड होने चाहिए। और कोहेजन इन राइटिंग रेफर्स टू द कनेक्शन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है, इसको कोहेजन बोलते हैं, मिलाप बोलते हैं। इसके बाद में है लेक्सिकल आइटम लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड फाइनली, ये जो होता है आर यूज आर्गुमेंटिव राइटिंग एज वर्ड विच शोज सीक्वेंस, सीक्वेंस ही बता रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर, ये क्या है, क्रम बता रहा है आपका। इसके बाद में कोहेसन इज ए डैश एस्पेक्ट ऑफ राइटिंग, तो इसको स्टाइलिक बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है स्टैटिकल एविडेंस आर डैश टू आर्गुमेंट राइटिंग, तो इसको बोलते हैं कंडक्टिव। और नेक्स्ट जो है आपका व्हाट आर सिनोनिम्स, इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, जो जानते हैं आप, जो है मीनिंग जो है सेम ही रखते हैं आस पास में, ठीक है। दो वर्ड जो है आपसी समझौते के हिसाब से आपसी मेल से जो है सेम ही मीनिंग बताते हैं, या फिर आप कह सकते हैं दो वर्ड्स जो है सेम मीनिंग रखते हैं, उन्हीं को सिनोनिम्स बोलते हैं। इसके बाद में
वन वर्ड कैन नॉट स्पीक, उसको बोलते हैं डम्ब। जब वन वर्ड के क्वेश्चन आते हैं तो ये चीज़ ध्यान रखना है। वन हु स्पीक टू लैंग्वेजेस। उसके बाद में जो नेक्स्ट जो है, वन हु स्पीक टू लैंग्वेजेस, उसको बाइलिंगुअल बोलते हैं। उसके बाद वन हु इल, तो इल वाले आदमी को बोलते हैं पेशेंट। उसके बाद में वन मेक पोर्ट, तो उसको पोर्टर बोलते हैं। और जो कैन नॉट हियर उसको बोलते हैं हम आपका, उसको डेफ बोल देते हैं, वो जो सुन नहीं सकता। उसके बाद में आपका अगर जो कोई सीन मतलब देख नहीं सकता उसको ब्लाइंड बोलते हैं, ये ध्यान रखना है। और उसके बाद गवर्नमेंट बाई वन पर्सन, अगर एक पर्सन के साथ में जो है गवर्नमेंट चलाते हैं, इसको आरसी सी बोलते हैं। इसके बाद में वन हु टीचेस, तो उसको टीचर बोलते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो अपने भगवान में विश्वास नहीं रखता उसको एथीस्ट बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें है, दैट कैन नॉट बी रीड इजीली, जिसको हम रीड नहीं कर सकते इलीगिबल बोलते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द मेन फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, तो लैंग्वेज जो है इन्फॉर्मेटिव होता है, एक्सप्रेशनिव होता है, डायरेक्टिव होता है, तो ऑल ऑफ अब आ जाएगा। उसके बाद में हु सेड लैंग्वेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इसको ग्लीसन ने कहा था। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इन इंडिया द इंग्लिश लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ, ये सारे रीजन सही हैं तो ऑल ऑफ द अब आ जाएगा। और 3R जो है यहाँ पे रीडिंग, राइटिंग और अर्थमेटिक तीनों के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद में एम्स ऑफ टीचिंग रीडिंग इज टू रीड विद अंडरस्टैंडिंग, यही इसका एम है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत तरीके से। लिंक कनेक्टिंग वर्ड मेथड एंड सेंटेंसेस, तो उसको बोलते हैं फ्रेज मेथड। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है, स्क्रिप्ट इज डिवाइडेड इनटू डैश काइंड, तो स्क्रिप्ट 3 टाइप्स में डिवाइड होती है, या 3 टाइप्स होते हैं स्क्रिप्ट के। और टीचिंग एड्स कम अंडर द प्रोसीजर ऑफ राइटिंग मटेरियल। ठीक है ना। टीचिंग एड्स, जितने भी हम टीचिंग एड्स करते हैं उसको राइटिंग मटेरियल बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी बनता है, बड़ा भी बनता है, छोटा ही बनता है। इसके बाद में बुक्स, चेयर्स, टेबल्स आर नॉन एज, तो ये सारे के बुक्स, चेयर्स और टेबल्स जो है ये कॉमन नाउन के एग्जाम्पल हैं। और नेहा इज़ बेटर देन राधा, इट इज़ अ सेंटेंस, इसमें हमें कंपेयर किया है ना, कौन बेटर है किससे, तो ये कंपेरेटिव डिग्री है। उसके बाद में इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ 26 लेटर बट हैविंग डैश साउंड्स, तो कितने साउंड्स, तो 45 साउंड्स होते हैं, ये ध्यान रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लूरल बताने हैं, तो प्लूरल जो होता है चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है। ठीक है। बेबी का बेबीज होता है, ऑक्स का ऑक्सन होता है, वोल्फ का वॉल्फ्स होता है। तो ये मैंने कुछ बेसिक्स बताए, प्लूरल पूछ सकता है, एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है। इसके बाद में देयर आर डैश वॉवल्स एंड डैश कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश, तो यहाँ पे वॉवल्स जो है 5 होते हैं, आपको पता ही, A I O U इस तरह से होता है आपका। और इसके बाद में जो बचे हुए जो सारे कांस्टेंट हो जाते हैं, इसके बाद में कॉन्सोनेंट हो जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राइट द सेंटेंस यूजिंग टू। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो थोड़ा सा ध्यान रखना। और ये ग्रामेटिकल सेंटेंस बनते हैं, तो इसमें एक क्वेश्चन दिया है, राहुल इज़ वेरी वीक, ही कैन नॉट रन फास्ट, तो यहाँ पे टू यूज़ करना है, तो राहुल इज़ टू, डबल ओ वाला टू आएगा, टू वीक टू रन फास्ट। ठीक है। तो टू यूज़ किया है आपने, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। थोड़ा सा इसमें ग्रामर की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, साथ ही समझना पड़ता है कि इनको कैसे यूज़ किया जाता है। स्क्रिप्ट यूज़ इन न्यूज़पेपर, बुक्स, मैगजीन, तो उसमें हम सारी के सारे प्रिंट स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। और होमोफोन्स जो होते हैं, इसका मतलब जो हम बोलते हैं, मतलब मीनिंग तो अलग निकलेगा लेकिन बोलने में सेम ही निकलेगा। जैसे कि CELL, तो ये भी सेल होता है, और SELL ये भी सेल होता है। FAIR ये भी फेयर होता है, इसको भी फेयर इंग्लिश में बोला जाता है। और FARE, फेयर मतलब ये वाला फेयर मतलब किराया हो सकता है। ठीक है। और फेयर मतलब सही हो सकता है। और ये वाला जो ये मतलब ये वाला फेयर जो होता है किराया होता है, और ये वाला सही होता है। ठीक है। यहाँ पे डियर मतलब क्या होता है, आपका प्रिय होता है, ये डियर मतलब भालू। तो सेंटेंस तो सेम आपका मतलब निकल रहे हैं। सॉरी, डियर मतलब जो हिरण होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये दोनों सेंटेंसेस जो कि आपस में सेम वर्ड मीनिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं, मेरे पर मीनिंग अलग निकला। जैसे आपने आई यहाँ पे देखा है, ये आई है और ये आई है, ये आई मतलब आँख होता है, और ये सिंगल आई जो है इसका मतलब मैं होता है। तो होमोफोन्स उन वर्ड्स को कहा जाता है जिनका मीनिंग तो डिफरेंट हो, बट उनको जब प्रोनाउंस करते हैं तो साउंड सेम निकले। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ साइंस, तो आपको मैंने बताया था इंग्लिश होती है। लैंग्वेज इज़ क्या होती है, ये स्पीच होती है। और ए चाइल्ड मदर हिज मदर टंग बाई वेज ऑफ क्या होता है, इमिटेशन होता है। ठीक है। इसके बाद में है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग आर द वर्बल स्किल, सारे के वर्बल। लिसनिंग जो है आप सुनोगे, स्पीक आप बोलोगे, रीडिंग आप पढ़ोगे, और राइटिंग आप लिखोगे। तो ये सारी की सारी क्या होगी, वर्बल स्किल्स मानी जाती हैं। विच वर्ड इज
ब्लिक तो यहाँ पे पॉट जो है मोनोसाइक्लिक है। उसके बाद में आपका है विच वन इज इक्वली क्वांटिटी इज ए क्वांटिटी ऑफ गुड लिसनर। तो क्वांटिटी ऑफ गुड लिसनर का अटेंटिव भी होता है, ओपन माइंडेड होता है और अप्रिसिएटिव भी होता है। तो ऑल ऑफ दिस जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका द प्रोसेस ऑफ स्पीकिंग एंड लर्निंग बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल व्यू होता है। एम ऑफ टीचिंग रीडिंग इज टू रीड विद अंडरस्टैंडिंग, मैंने पहले ही बता दिया है। देयर आर डैश टाइप ऑफ रीडिंग, तो यहाँ पे 6 टाइप ऑफ रीडिंग होते हैं जिसको मैंने पहले ही बता दिया है। एक्सटेंसिव, इंटेंसिव सारी रीडिंग्स उसमें आती है। और अगर नहीं बताया तो आगे हम देख लेंगे उसमें, ठीक है ना। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ स्क्रिप्ट्स आर देयर इन राइटिंग इंग्लिश। तो इसमें स्क्रिप्ट 3 होती हैं, मैंने पहले बताया स्क्रिप्ट के 3 टाइप्स होते हैं। द नंबर ऑफ काइंड लेटर्स, तो उसके 4 जो है काइंड लेटर्स होते हैं। द क्रिएटिव राइटिंग इज एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स इन ए इमेजिनेटिव वे, मतलब आप सोचते सोचते जो है इमेजिनेशन करें और उसको व्यक्त कर दें, वही होता है आपका क्रिएटिव राइटिंग। लैंग्वेज इज ए वेरी इंपॉर्टेंट डैश ऑफ ह्यूमन, तो एलिमेंट है ये, ठीक है। इसके बाद में डैश फॉर्म द बैकग्राउंड ऑफ इंग्लिश, तो मदर टंग जो है बैकग्राउंड है। और रीडिंग हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू डैश रीडिंग एंड लाउड रीडिंग, तो यहाँ पे टू होते हैं, 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं। और एंड जो है आपका एक तो डिवाइडेड इन साइलेंट रीडिंग और एक होती है लाउड रीडिंग। तो 2 टाइप में डिवाइड है, तो एक तो नाम दे दिया इसने लाउड रीडिंग होती है, दूसरी कौन सी होती है साइलेंट रीडिंग होती है, तो यहाँ पे साइलेंट आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइप्स TWO2। इसके बाद में नेक्स्ट जो है डैश लैटिन वर्ड मीन्स टंग, टंग मतलब लिंगुआ होते हैं, उसी से लैंग्वेज जो वर्ड ड्राइव हुआ है। नसल कांस्टेंट कौन से हैं, तो जो नाक से बोले जाते हैं वो M और N बोले जाते हैं। देयर आर डैश वॉवल्स, वॉवल्स कितने होते हैं A E I O U, जो मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में। उसके बाद में इंक्रीजिंग ऑफ वोकाबुलरी गिव्स डैश स्पीकिंग, तो कॉन्फिडेंस देता है। इसके अलावा वाइल रीडिंग आवर आइज मूव्स जर्की हो जाता है, जब हम रीडिंग करते हैं तो जर्क मारता है थोड़ा सा हल्का सा। डैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग, रीडिंग जो है मोस्ट एस्पेक्ट रीडिंग टीचिंग का है। रीडिंग नीड्स करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। उसके बाद में डैश इज द गुड सोर्स ऑफ सेल्फ एजुकेशन, तो रीडिंग स्किल होती है। लिमिटेशन मेथड मेक्स द पुपिल्स, पुपिल्स मतलब शिष्य, सेल्फ डिपेंडेंट उसको बना देते हैं। इमिटेशन मेथड, सॉरी इमिटेशन मेथड है, लिमिटेशन बोल दिया। राइटिंग इज ए डिफिकल्ट, क्या होता है ये आर्ट होता है, ठीक है, क्योंकि सबकी राइटिंग अच्छी नहीं होती। वाइल राइटिंग स्मॉल अल्फ़ाबेट ऑल अल्फ़ाबेट द राइटिंग मस्ट भी क्या होनी चाहिए क्लियर होनी चाहिए स्मॉल अल्फ़ाबेट लिखते समय। ब्लैक बोर्ड, चौक बोर्ड वगैरह सब ये क्या है मटेरियल है, आपको पहले ही बता चुका हूँ। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ स्क्रिप्ट, तो मैंने बताया था 3। और उसके बाद में रीडिंग मेक द फन फुल मैन कॉन्फ्रेंस ए रेडी मैन एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, यहाँ पे 3 दिया, कॉन्फ्रेंस मैन, ठीक है, और उसके बाद में फुल मैन और एग्जैक्ट मैन। ये इसका स्टेटमेंट जो है बेकन के द्वारा दिया गया था, ध्यान रखना इस टाइप का स्टेटमेंट आए तो। वन ऑफ द कॉज ऑफ बैड राइटिंग इज, तो बैड सिटिंग पोस्चर, जो हम सही तरीके से नहीं बैठेंगे तो हमारा जो है क्या हो जाएगा बैड राइटिंग हो जाएगा। द नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ लेटर, तो 3 टाइप्स ऑफ लेटर होते हैं। उसके बाद में यूजिंग वर्ड एंड ब्रेन स्ट्रॉमिंग हेल्प्स टू बिल्ड वोकैबुलरी, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लैंक एंड ब्रेन जो है यूज़ करते हैं, बैंक एंड ब्रेन, तो ये क्या करता है हमारा वोकैबुलरी को इम्प्रूव करता है। इसके बाद में क्रिएटिव राइटिंग जो है एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स इन इमेजिनरी वे, पहले ही बता चुका हूँ। कर्सिव स्क्रिप्ट मीन्स रनिंग राइटिंग, फटाफट धड़ाधड़ लिखते हैं। कर्सिव कर्सिव इस जो मतलब स्ट्रॉन्ग, ठीक है, कर्सिव स्ट्रॉन्ग राइटिंग। तो इस तरह से हम मिला के जो लिखते हैं ना कंटिन्यूअस लिखते हैं, तो इसी को रनिंग राइटिंग बोलते हैं, फटाफट फ्लो में लिखते जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका इसमें क्या पूछा गया है, द 4 डिफरेंस टाइप्स ऑफ लैंग्वेज इन राइटिंग क्या होते हैं। इसमें हमने जो फर्स्ट ऑप्शन है ये आ जाएगा डिस्क्रिप्टिव, प्रिसुएसिव, नैरेटिव और एक्सपोजिटरी, थोड़ा सा कभी एक्सपोसिटरी, ठीक है ना, तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में प्रिसाइज राइटिंग इज ए फॉर्म ऑफ किसका कंपोजिशन का राइटिंग का फॉर्म होता है ये। और प्रिंटिंग स्क्रिप्ट इज इन विच लेटर ऑफ ए वर्ड आर नॉट जॉइंटेड टुगेदर, प्रिंट स्क्रिप्ट में जो है लेटर ऑफ ए वर्ड कैन नॉट बी जॉइन टुगेदर, जो है लेटर हैं उनको जोड़ा नहीं जाता है। और एम ऑफ टीचिंग रीडिंग इज टू रीड विद अंडरस्टैंडिंग, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। इन इंटेंसिव रीडिंग द प्रेजेंटेशन स्टार्ट्स विद मॉडल रीडिंग बाय टीचर,
उसके बाद लाउड रीडिंग इनेबल्स द स्टूडेंट परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन, और उसके बाद जो है आपका वर्ड्स विच आर यूज्ड इन स्पीकिंग राइटिंग अंडरस्टैंडिंग बाय लर्नर इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं एक्टिव वोकेबलरी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिंक विच कनेक्ट्स द वर्ड मेथड एंड सेंटेंसेस, उसको बोलते हैं फ्रेज मेथड। वाइल रीडिंग आवर आइज मूव जर्की, ये तो पहले ही बता चुका हूं मैं। इंटेंसिव रीडिंग लेज स्ट्रेस ऑफ मास्टरी ऑफ वर्ड्स, ठीक है। उसके बाद में आता आपका रैपिड रीडिंग जनरली कॉल्ड सप्लीमेंट्री। उसके बाद में रैपिड रीडिंग डैश स्किल ऑफ डूइंग साइलेंट रीडिंग, तो ये रिफाइंस करता है, ठीक है। उसके बाद में देयर आर डैश काइंड ऑफ रीडिंग, तो यहाँ पे 6th काइंड ऑफ रीडिंग है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव रीडिंग को जरूर पढ़ लेना है, वो बीच में मैंने बता दिया था। आपको देखोगे टाइप ऑफ रीडिंग में मैं आपको ऊपर थोड़ा लेके चलता हूँ एक बार, क्योंकि यहाँ बहुत ज़रूरी चीज़ें जो आपको बतानी है। देखो एग्ज़ाम इतना आसान नहीं होता है। यहाँ पे देखो इंटेंसिव एक्सटेंसिव सारी रीडिंग्स जो हैं यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो ऊपर ही रह गया, और नहीं दिया है तो मैंने फर्स्ट ईयर में दिया है, फिर मेरे माइंड से वो निकल गया है ना। तो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव रीडिंग दोनों पढ़ लेना। ध्यान रखना क्या पूछा है, मैंने आपको क्या बोला है, एक तो आपका इंटेंसिव और एक आपका एक्सटेंसिव, ये दोनों रीडिंग्स के टाइप पढ़ लेना, ठीक है। रीडिंग और इनके मतलब पूरे समझ लेना कि इसकी डेफिनेशन पूछे, इसकी डेफिनेशन पूछे, इसका एग्जाम्पल पूछे या इसका एग्जाम्पल पूछे, आप बता सकते हो आसानी से। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। और अच्छे तरीके से इसको याद करिए, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करिए। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।